So hi guys, welcome back and this is the part 2 of essay number 240. Okay, तो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था व्हाट इज़ फ्रॉड, राइट, एंड उसके क्या क्या रीज़न होते हैं, ठीक है ना, एंड ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। और अगर वो एफएफआर करना है या एमओए करना है तो उसको कैसे करेगा, क्या टेक्निक्स लगाएगा। तो हमने ये 4-5 चीज़ें पिछले पार्ट में कवर कर लिया था। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट पार्ट। ओके, देन कम्स व्हाट कि रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भाई कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो बेसिकली रिलेटेड हैं कि भाई मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम एफएफआर है। ओके, तो सबसे पहला हो गया इंसेंटिव प्रेशर। अब भाई इंसेंटिव प्रेशर कैसा, देखो, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू इकोनॉमिक इंडस्ट्री और एंटिटीज ऑपरेटिंग कंडीशन सच एज, मतलब क्या, देखो भाई कैसे कैसे इंसेंटिव है, कैसे कैसे प्रेशर हो सकता है। भाई थ्रेट है किस पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे या प्रॉफिटेबिलिटी पे, ठीक है। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, पहला आएगा तुम्हारा हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन और मार्केट सेचुरेशन, भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हाई वल्नरेबिलिटी ड्यू टू रैपिड चेंजेस, दैट इज़ टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रही है, ठीक है। देन कम्स द थर्ड, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड। ओके, कस्टमर की डिमांड में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ गया तो एक प्रेशर होता है, राइट। देन कम्स द ऑपरेटिंग लॉसेस मेकिंग थ्रेट ऑफ बैंक्रप्सी, ठीक है, कि लॉस आ गए, ऑपरेटिंग लॉसेस आ गए जिससे बेसिकली बैंक्रप्सी का थ्रेट आ गया, राइट। देन नेगेटिव कैश फ्लो आने शुरू हो गए फ्रॉम ऑपरेशंस व्हाइल रिपोर्टिंग अर्निंग एंड ग्रोथ। ओके, देन रैपिड ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कोई नई अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गई। अब भाई याद कैसे करेंगे? हम्म तो देखो क्या करना है, जितना नेगेटिव हो सकता है ना, जितना नेगेटिव सोच लो। क्या क्या किस हद तक सोच लोगे कि भाई कंपटीशन ज़्यादा आ गया, ठीक है, या फिर जिस तरह हम काम, देखो, पहला, ये रहा मैं, ये रही मेरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या आएगा, कंपटीशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो आ गई अंदर की चीज़, ठीक है गाइस। देन कस्टमर डिमांड, एक कंपटीशन हो गया कौन से साइड से, बिजनेस की साइड से। यहाँ पे भी कहेंगे मेरे कस्टमर आ गए, राइट, डिमांड, ठीक है। और ऑपरेटिंग लॉसेस, भाई देखो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, ठीक है। अब एक दो थ्रेट तुम्हारे कंपनी के बाहर के हैं कि भाई कंपटीशन ज़्यादा आ गया या कस्टमर की डिमांड कम हो गई, ठीक है। फिर अब अंदर की बात करते हैं। भाई तेरा तेरा बिजनेस करने का तरीका ही फुद्दू था, ठीक है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, थ्रेट आने लग गए, बेसिकली अगर तेरे ऑपरेशन लॉस आने लग गए तो ऑपरेटिंग लॉसेज लगने लग गए। दूसरा, नेगेटिव कैश फ्लो हो गया, राइट। तो देखो तुम्हें 5 पॉइंट तो ऐसे दिमाग में हो गए कि भाई प्रेशर कैसे कैसे आ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है। भाई कंपटीशन, कस्टमर डिमांड कम हो गई, टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो गई, देन ऑपरेटिंग लॉसेज आ गए, देन तुम्हारा बैंक ऑपरेटिंग लॉस जो बैंक्रप्सी कर रहा है, तुम्हारा नेगेटिव कैश फ्लो आ गया, राइट। और कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है। लास्ट इज दिस, कि कोई रैपिड ग्रोथ या अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, कर सकते हैं, कर लो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे तुम्हारा ये होता है ख़त्म कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को क्या क्या थ्रेट आ सकते हैं। अच्छा, अब भाई देखो, एक्सेसिव प्रेशर टू मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड पार्टीज ड्यू टू फॉलोइंग। थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशन मीट करनी है, उसकी वजह से भी एक्सेसिव प्रेशर रहता है। ऊपर से थ्रेट्स कि थ्रेट कैसे कैसे आ सकते हैं, नीचे प्रेशर एक्सेसिव कैसे होगा ताकि मैं थर्ड पार्टी की जब मूवमेंट मीट कर सकूँ एक्सपेक्टेशन, किस किस रीजन की वजह से होगा। पहला, मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन, कई मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि भाई इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना ट्रेंड चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो एक सबसे पहले तो वो आएगा। दूसरा, मेरे को एडिशनल डेट या इक्विटी फाइनेंसिंग जो है लेनी पड़ेगी ताकि मैं कॉम्पिटिटिव रहूँ, मतलब लाले लग गए, मेरी बैंड बज गई बिजनेस में,
ये समझ लो, मुझे एडिशनल कर्जा लेना पड़ा ताकि मैं कॉम्पिटिटिव रह सकूँ, राइट, या कॉम्पिटिशन इतने ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है ना। देन मार्जिनल एबिलिटी टू मीट एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट और डेट रीपेमेंट, ठीक है। देन परसीव्ड और रियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन सिग्निफिकेंट पेंडिंग ट्रांजेक्शन सच एज बिजनेस कॉम्बिनेशंस। कोई अपकमिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन है, अगर हमने वो थ्रेड दिखा दिया, राइट, तो उससे क्या होगा, जो मेरा होने वाली ट्रांजेक्शन है वो खराब, मतलब वो ब्रेक हो जाएगी, होता है एग्रीमेंट ब्रेक होनी थी वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये हो गया एक्सेसिव प्रेशर थर्ड पार्टी की वजह से कैसे प्रेशर आ सकता है, समझ गए। देन अब भाई ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे पास अवेलेबल है जिससे तुम ये पता लगा सको कि भाई की मैनेजमेंट की और जो फाइनेंशियल बेसिकली मैनेजमेंट क्या दोस्त विद गवर्नेंस की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से क्या कहते हैं थ्रेटेंड है। हो सकता है ना कि भाई देखो फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर जो है एक बंदा है जो TCWG में बैठा है, ठीक है, ऐसा TCWG बैठा है, ठीक है, कंपनी के ही कम्स अंडर दो शाविद गवर्नेंस वाला, मतलब सीनियर मैनेजमेंट वाला बंदा है, उसका मेजर स्टेक लगा हुआ है इस कंपनी में। अगर कंपनी डूबी तो ये बंदा भी डूब जाएगा, तो ऑब्वियस बात है ना, वो तो चाहेगा ना, वो तो प्रेशर बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि भाई पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन भी जो है मैनेजमेंट है दो चार गवर्नेंस की वो एंटिटी के साथ वो है लिंक्ड है। पहला सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है भाई एंटिटी में, ठीक है। दूसरा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर कॉम्पनसेशन वो एंटिटी से ही आता है और वो कंटिजेंट हो जाएगा अगर जो है बीइंग कंटिजेंट बेसिकली एक तो कॉम्पनसेशन आता है, दूसरा वो कंटिजेंट है दैट इज सब्जेक्ट टू व्हाट, कि अगर आपने टारगेट अचीव करा, राइट, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स अचीव करे या कैश फ्लो लेके तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऑफिस वो करेगा कि भाई दिखाओ क्या करो। देन कम्स पर्सनल गारंटी ऑफ डेट्स ऑफ एंटिटी, ठीक है ना, एंटिटी ने कर्जा ले रखा है, पर्सनल गारंटी दे रखी है मैंने। चौथा भाई मैनेजमेंट पे एक्सेसिव प्रेशर है या ऑपरेटिंग पर्सोनल पे एक्सेसिव प्रेशर है कि भाई फाइनेंशियल टारगेट मीट करो जो कि 224 गवर्नेंस ने स्टैब्लिश करके दिए हैं। सो गाइज हेयर वी आर डन विद दैट कि भाई फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने की वजह क्या हो सकती है। वो एक हो गए तुम्हारे थ्रेट्स, फिर तुम्हारे पास है कि एक्सेसिव प्रेशर है फ्रॉम थर्ड पार्टी, और तीसरा जो ये दिखाया कि भाई पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन है मैनेजमेंट ऑफ दो चार विद गवर्नेंस की वो कैसे इफेक्ट करेगी। ओके, सो ऊपर वाला पढ़ने के बाद इंसेंटिव प्रेशर्स, ओके, अब हम देखेंगे कि रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम FFR, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी कैसी हैं, ठीक है। देखो भाई कुछ होती है इनहेरेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली इनहेरेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते अवेलेबल हैं कि जिसके थ्रू जो है हम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं। जैसे कि भाई देखो सबसे पहले तो क्या होगा, एंटिटी का जो ऑपरेशन है वो मुझे अलाउ कर रहा है, क्या अलाउ कर रहा है, द नेचर ऑफ एंटिटीज ऑपरेशंस क्या दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई मैं ये कर सकूँ। 1 सेकेंड गाइस, यस, कि भाई ओके भाई चलो, सिग्निफिकेंट RPTs नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है, वो जो है या तो उन एंटिटीज के साथ कर रहा हूँ मैं जो एंटिटीज ऑडिट नहीं होती या कोई दूसरा ऑडिटर उन्हें ऑडिट करता है, मतलब मेरा ऑडिटर से ऑडिट नहीं कर रहा, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट, राइट। तो उसमें क्या होगा कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें इस एग्जांपल देके बताता हूँ, मैं ऑडिट कर रहा हूँ XYZ कंपनी का, ठीक है, उसके अंदर ABC कंपनी है, उसके साथ उसने ट्रांजेक्शन्स कर रखी हैं, ठीक है। अब ये जो है रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। अब होता क्या है, मैं ऑडिटर हूँ इस कंपनी का, रोहन ऑडिटर है XYZ का और सोहन ऑडिटर है ABC का, ठीक है। तो अब होगा क्या ना कि देखो पहली बात तो कि रिलेटेड पार्टी है, ये सेटिस्फाई ये देखना पड़ेगा कि डिस्क्लोजर्स दे रखे नहीं दे रखे, अगर डिस्क्लोज दे रखे फिर देन इट इज़ ईजी टू कैरी आउट कि हाँ रिलेटेड पार्टी वाले मेरे को ट्रांजेक्शन करके देखनी है।
दूसरी चीज़ होता क्या है कि चलो रिलेटेड पार्टी पता भी लगी कि चलो ये रिलेटेड पार्टी है, राइट, आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजेक्शन हो रही है नहीं हो रही है, ओके, तो ये चेक करना, राइट, इज द थिंग। अब होता क्या है कि भाई ये रिलेटेड पार्टी है और मैं इसका ऑडिटर हुई नहीं, मुझे पता ही नहीं है इसका नेचर बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, राइट। तो दैट्स द थिंग कि भाई मेरे को एक्स मतलब यहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है, राइट। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है इनके पास, क्लाइंट के पास। देन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस और एबिलिटी टू डोमिनेट अ सर्टेन इंडस्ट्री सेक्टर, ओके। आप में जो है आपके पास इतना, आप इतने स्ट्रांग हो कि आप डोमिनेट कर सकते हो कोई भी इंडस्ट्री का सेक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आपके साथ नॉन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शंस होंगी, राइट। देन एसेट लाइबिलिटी रिवेन्यू एक्सपेंसेस और रिवेन्यूज, भाई चार चीज़ें तो होती हैं, एसेट लाइबिलिटी खर्चा पैसा, रिवेन्यू बेसिकली आर बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट एस्टीमेट। अब वो देखो सुनो मैं तो बताता हूँ अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे आएंगी, जहाँ पे चीज़ें एग्जैक्ट चल रही है कागजों पे चल रही है वहाँ नहीं है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है कि भाई जहाँ जजमेंट लग रही है, जहाँ तुम्हारा मतलब होता है ना प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करनी है, या यस जो वहाँ पे काम कर रहे हैं क्लाइंट वाले उनकी जजमेंट यूज़ करनी है उनको, वहाँ पे स्कोप होता है कि जहाँ जजमेंट का काम आ गया ना कि भाई किसने क्या जजमेंट ली, कोई कुछ भी जजमेंट ले सकता है ना, वहाँ स्कोप मिल जाता है, राइट। तो अब वो सब्जेक्टिव जजमेंट से और वो अनसर्टेनिटी से लिखिए, अब उनको जो है कॉरबोरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, दैट इज़ वेरी हार्ड टू प्रूव, राइट। वो बोल सकता है ना भाई मेरे को पता है कि एक साल बाद में धंधा चौपट होने वाला है, मैंने बना रखा प्रोविजन, राइट। अब चौपट होने वाला है नहीं होने वाला, ऑल्टर को ये कॉरबोरेट करने के बहुत डिफिकल्ट लगता है भाई, राइट, बिकॉज वो जजमेंट्स के बेसिस पे बहुत सारे मार्केट फैक्टर्स हैं। देन कम व्हाट significant unusual or high complex transactions, especially those close to period end, that pose difficult substance over form। बेसिकली क्या है क्वेश्चंस, बेसिकली क्या चीज़ है इसमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये सब कीवर्ड याद रखना, ठीक है भाई। ऐसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स करी जो पीरियड एंड पे करी, ठीक है। अब वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब बेसिकली वो एक्चुअल में हुई नहीं हुई पता ही नहीं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था एक कि फाइनेंशियल इधर क्लोजिंग पीरियड पे मैंने जो है फाइनेंशियल एंड पे मैंने जो एक एसेट जो है कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है, और टैक्स बेनिफिट भी ले लिया डेप्रिसिएशन का, बट वो एक्चुअल में हुआ था नहीं हुआ था उस दिन, क्योंकि ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर ऑडिट करने आता है फाइनेंशियल खत्म होने के बाद, मई में आएगा, ईयर एंड पे आएगा ना, ओके तो वहाँ पे स्कोप मिल जाता है। देन आप बिजनेस इंटरमीडिएट्स का यूज़ कर रहे हो, सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स का यूज़ कर रहे हो जो कि टैक्स हेवन जुरिसडिक्शंस में है, जहाँ पे देयर अपीयर टू बी नो क्लियर बिजनेस जस्टिफिकेशन, वहाँ कुछ क्लियर नहीं है बिजनेस जस्टिफिकेशन है, बिजनेस है भी या नहीं है कुछ नहीं पता, टैक्स मतलब टैक्स हेवन जुरिसडिक्शंस हैं, वहाँ पे आप उनको एज अ इंटरमीडियरीज यूज़ कर रहे हो ताकि डाइवर्ट कर सको आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो मैं अपने हिसाब से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ एक बारी, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है XYZ, उसके दो अकाउंट है, एक इंडिया में अकाउंट है, एक तुम्हारा दुबई में अकाउंट है, या कहीं भी ले लो, ठीक है। दुबई वाली मैंने क्या करी, मैंने इंटरमीडिएट शो कर दी, ठीक है। अब XYZ बेच तो इंडिया के कस्टमर को ही रही है या ग्लोबली बेच रही है, ठीक है। बेच वो डायरेक्ट भी सकता है, लेकिन डायरेक्ट बेचेगा तो क्या होगा कि इंडिया में सारा सारा रिवेन्यू बुक होगा, प्रॉफिट बुक होगा, टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। क्या करा जाता है इसमें, इंडिया में उसने खोला फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ पर यूनिट उसका सेल प्राइस है, ठीक है। अगर वो इंडिया से डायरेक्ट बेचता तो वो बेचता कितने का, 150 का, इंडिया मतलब डायरेक्ट बेचता अगर तो 100 का उसकी लागत, 150 का वो बेच रहा है, ठीक है। प्रॉफिट कितना बुक करता, 50 रुपये का प्रॉफिट बुक करता, टैक्स किस पे देता, इस पे देता, 100 रुपीज़ इन कंप्राइज ऑल योर कॉस्ट, ओके, तो 50 रुपये टैक्स देता। अब इसने क्या करा, मान लो दुबई पे टैक्स नहीं लगता फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बेसिक रेट लगता है, ठीक है, लेट इट भी 0% लगता है, तुम एग्जाम्प्ट प्रोडक्ट में वट एवर इट इज कुछ भी ले लो, ठीक है। इंडिया से इंडिया वाला बंदा जो है ट्रांजेक्शन दिखाता है, मैंने दुबई को माल बेचा 120 रुपये का,
आगे दुबई वाले इंटरमीडिएट ने उसको बेचा 150 रुपये का। अब इससे हुआ क्या, इंडिया में टैक्स कितने में देना पड़ा, 20 रुपये पे, और 30 रुपये कहाँ डाइवर्ट हो गए, दुबई के थ्रू डाइवर्ट हो गए। समझ आई चीज़। तो दिस इज द थिंग। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। तो आपको देखना है, जस्टिफिकेशन देखना है कि भाई वहाँ क्लियर बिजनेस जस्टिफिकेशन है भी या नहीं है, वहाँ से करने का कोई पर्पस है भी या नहीं है। ओके, देन व्हाट नेक्स्ट। अब देखो, इनइफेक्टिव मैनेजमेंट मॉनिटरिंग, ये भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, ठीक है, कि मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग जो है इनइफेक्टिव है। ये किसकी वजह से होती है, क्या क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से इनइफेक्टिव मॉनिटरिंग हो जाती है। पहला कि भाई डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय सिंगल पर्सन और स्मॉल ग्रुप विदाउट कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल। डोमिनेशन है सिंगल पर्सन का या स्मॉल ग्रुप का, ठीक है, बिना कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल से, कंट्रोल्स ही नहीं है, तो ऑब्वियस पता है इनइफेक्टिव होगी यार। देन ओवरसाइट बाय दोस्त विद गवर्नेंस ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड इंटरनल कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिव। एक तो कंट्रोल भी इफेक्टिव नहीं है, दूसरा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस है उस पर ओवरसाइट होती है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, चलने दो। तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है ना, या जो जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए अपॉर्चुनिटी है ना, घुमा सकता है वो बुक्स तुम्हारे। देन कम्स व्हाट, देन कम्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। भाई देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किससे पता लगा कि भाई कॉम्प्लेक्स है, एविडेंस क्या मिलेगा, राइट। देखो, सबसे पहले तो कि हमें डिटरमाइन करने में डिफिकल्टी है कि भाई असली मालिक है कौन, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसके पास है एंटिटी में, राइट। देन बेसिकली कौन संभाल रहा है धंधा हो, राइट। देन ओवरली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग अनयूजुअल लीगल एंटिटीज़। अनयूजुअल लीगल एंटिटीज़ जो है वो होती हैं जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है तो। और हाई टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, लीगल काउंसिल और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। हाई टर्नओवर है, आते जाते रहते हैं। देन डेफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल्स, कंट्रोल्स तो हैं पर डेफिशिएंट है, राइट। रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग किसकी वजह से होती है, देखो भाई तुमने कंट्रोल तो लगाया पर उनकी मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहे हो कि वो कंट्रोल वैलिड है नहीं है, क्या बल लगा दिया बस, ठीक है। इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड कंट्रोल एंड कंट्रोल ओवर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। तुमने कंट्रोल्स तो लगाया कि हाँ मेकर चेकर इंश्योर कर दिया, डीओए इंश्योर कर दिया, एसओडी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, तुमने सब इंश्योर करा, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहा कोई, मॉनिटरिंग कंट्रोल्स नहीं है, ठीक है। देन जो स्टाफ है वो इनइफेक्टिव है, स्टाफ भी तो इनइफेक्टिव हो सकता है। देन जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है एईएस है वो इफेक्टिव नहीं है, राइट। जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन, और इंक्लूडिंग इसमें वो सिचुएशन भी आएंगी जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल पे डेफिशिएंसीज हैं, राइट। फॉर एग्जांपल देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, होता क्या आइडली होना क्या चाहिए, भाई मेरा इनवॉइस जो बुक कर रहा हूँ मैं, राइट, या तो इनवॉइस बुक मैंने जब कर दिया, ठीक है, अब जो सामान है, जो मेरा सामान है, इनवॉइस एज एक्सपेंस बोल रहा हूँ मैं, जो मेरा सामान है या तो वो पहले आ जाना चाहिए या उस दिन आ जाना चाहिए, ठीक है, या एक आध दिन आगे पीछे कि ठीक है इन ट्रांजिट है जो भी है, पर इनवॉइस एज एक्सपेंस बुक तो तभी होगा ना, खत्म। बट उसने क्या करा कि भाई जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो अलाउ कर रहा है बुक करना, सिस्टम में कंट्रोल्स होने चाहिए ये वाले कि भाई जिससे बुक में वो बुक करना ही अलाउ ना करे, पहले जीआरएन कर भाई उस मटेरियल की, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, व्हाट इज जीआरएन, जे इज अ गुड रिसीट नोट, ओके। एसपी में होता है आई विल, मतलब बेसिकली अभी मैं पहले ये अपना थ्योरेटिकल वाला कंप्लीट कर लें, देन वी विल अपलोड सम कहते हैं टेक्निकल वीडियोज एज वेल, जो बेसिकली सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव्स होंगी कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें ग्लिम्स हम देते रहेंगे ताकि तुम प्रैक्टिकली दुनिया में कैसे काम चल रहा है उसके साथ भी तुम अलाइन रहो, ओके फाइन गाइस। नेक्स्ट कम्स व्हाट, नेक्स्ट कम्स योर रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू मिस स्टेटमेंट राइजिंग फ्रॉम एफएफआर। अभी वही टॉपिक चल रहा है लेकिन उसके अंदर क्या आएगा, एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन। देखो सबसे पहले हमने पढ़ लिया क्या, इंसेंटिव प्रेशर, फिर हमने पढ़ लिया अपॉर्चुनिटीज, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, एटीट्यूड रैशनलाइजेशन, ठीक है। ये तीन चीज़ें ही हैं जिसकी वजह से जो है ये चीज़ें होती हैं, या तो प्रेशर है या इंसेंटिव मिल रहा है ऐसा, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ है, या फिर बंदे का नेचर ही ऐसा एटीट्यूड है या रैशनलाइजेशन है। अब क्या है,
इसके अंदर क्या है भाई, देखो एडिटोरियल से कैसे डेवलप होता है, डेवलप कैसे होगा कि भाई एथिकल वैल्यू, जो एंटिटी की वैल्यू है, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उनका कम्युनिकेशन इज़ वेरी इनइफेक्टिव। ठीक है, देखो ये 3 पॉइंट एक साथ पढ़ने हैं और फिर ये लास्ट वाले एक साथ पढ़ने हैं, बाकी बीच वाले देख लेंगे, याद करने हो करना, नहीं करने हो मत करना, एटलीस्ट ये पॉइंट भी याद हो गए तो हमारा काम चल गया। ठीक है, पढ़ा दूंगा समझा दूंगा बाकी सारे, लेकिन ये तो तुम्हें याद हो जाएंगे, अभी बताता हूँ कैसे। देन जो नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स है, जो नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उनका एक्सेसिव पार्टिसिपेशन है किसमें, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में। भाई जब तेरा काम नहीं तो क्यों इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, क्यों, कहीं ना कहीं लोचा है। ठीक है, हिस्ट्री है तेरी वायोलेशन की ऑफ लॉ की और क्लेम की अगेंस्ट एंटिटी विद एंटिटी सीनियर मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, देखो भाई सुनो मैं तो बताता हूँ, अभी पर एक बड़ी अच्छी बताऊँगा, अच्छी कहानी दूँगा तुमको। देन फेलिंग टू रेमेडी नॉन डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल, then low morale among senior management, then owner manager makes no distinction between personal and business transaction, next dispute between shareholder and a closely held entity। अब ये जो मैंने तुम्हें 3 और नीचे के 4 दिखाए हैं, ये क्या है, ये टॉप मैनेजमेंट पे लफड़ा, मतलब एंटिटी के अंदर का लफड़ा है सारा। ठीक है, क्या क्या, सबसे पहला एटीट्यूड डेवलप कैसे होगा भाई, एंटिटी की एथिकल एंटिटीज़ की जो वैल्यू, तुमने उसको ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं किया, बताया ही नहीं बंदों को, राइट, ताकि वो अलाइन कर सके कि हाँ भाई नहीं मेरी ये वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे कंपनी की ये वैल्यूज़ हैं, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है, देन कम्स व्हाट, सॉरी यार, देन कम्स व्हाट, देन द सेकेंड थिंग, जो नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, उसका एक्सेसिव पार्टिसिपेशन है विद सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सिलेक्ट करेगा, उसके अंदर जो है नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है घुसने का, जैसा काम ऑपरेशन देखना वो क्यों घुस रही है इसमें फाइनेंशियल्स में। ठीक है, देन कम भाई, अब देखो सुनो, सबसे पहले तो होगा कि तुमने बताया ही नहीं तो काम खत्म होगा, चलो ठीक है भाई नहीं बताया, गलती सीनियर मैनेजमेंट की। दूसरा नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों घुस रही है। तीसरा हिस्ट्री है, पास्ट है किसका, वायोलेशंस का ऑफ लॉज, किसका, एंटिटी का या सीनियर मैनेजमेंट का या दोस्त विद गवर्नेंस का। चौथा कि भाई जो नॉन डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल में, जो नॉन, उसको भी तू उनको भी ठीक नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद क्या, ये ठीक क्यों नहीं कर पा रहा तू, क्योंकि जो मोरल है वो लो है बड़ा सीनियर मैनेजमेंट का, उसके नीचे लो मोरल है। ठीक है, अब लो मोरल होने से क्या होगा कि भाई काम तो ठीक चल नहीं रहा, पैसे तो बनाने हैं, तो क्या करेगा, पर्सनल और बिजनेस ट्रांजेक्शन में कोई फ़र्क नहीं रखेगा, ले भाई चलाओ धंधा करो। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट कि भाई शेयर होल्डर्स इन अ क्लोजली हेल्ड एंटिटी में डिस्प्यूट है। ओके, सो हियर इज द थिंग, देन अब बच गए 3 पॉइंट। ठीक है, याद हो तो कर लेना, ना हो छोड़ देना वो 3 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो भाई, मिनिमाइज रिपोर्टेड अर्निंग फॉर टैक्स मोटिवेटेड रीजन, ये अदर चीज़ें हैं, टैक्स मोटिवेटेड रीजन है जी। देन कमिटिंग टू एनालिस्ट क्रेडिटर और द थर्ड पार्टी टू अचीव एग्रेसिव और अनरियलिस्टिक फोरकास्ट, भाई अनरियलिस्टिक फोरकास्ट हम अचीव कर देंगे, बुक्स में दिखाना है ना, दिखाएंगे भाई, करेंगे। एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग स्टॉक प्राइस, मैनेजमेंट का एक्सेसिव इंटरेस्ट है कि स्टॉक प्राइस को मेंटेन करना है या इंक्रीज करना है। ठीक है गाइस, ये डी वाला फिर भी इजी है, याद हो जाएगा। बाकी मतलब ईजी है, देखो यार इजी डिफिकल्ट मेरे लिए वो नहीं होता, मेरे लिए क्या होता है कि जब एक चीज़ फ्लो में चलती है ना तो याद रहती है ईजिली, तुम्हें इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। एटीट्यूड तुम्हारे दिमाग में सीधा क्लिक करना चाहिए कि एटीट्यूड रैशनलाइजेशन क्या डेवलप होगा भाई, तूने इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया है एथिकल वैल्यूज़ का। दूसरा क्या होगा कि नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करने में। तीसरा नॉन हिस्ट्री वायलेशन है पास्ट। ठीक है, चौथा नॉन कंट्रोल्स, नॉन डेफिशिएंसी है, उसको तू ठीक नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं ठीक पा रहा, देखो अब तो वो क्यों ठीक नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं ठीक पा रहा कि सीनियर मैनेजमेंट का लो मोरल है। अब लो मोरल पर पैसे तो कमाने हैं, तो ओनर और मैनेजर जो है वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते पर्सनल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में। और डिस्प्यूट है जी शेयर होल्डर का क्लोजली एंड एंटिटी में, मतलब शेयर मालिक लड़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा धंधा। ठीक है, और फिर स्टॉक प्राइस का एक्सेसिव इंटरेस्ट है मेंटेन करने में, खत्म। फिर टैक्स मोटिवेटेड एग्रेसिव अनलिस्टेड रीजन हो गया, वो ना यार कोई दिक्कत नहीं है भाई, 10 पॉइंट है वो,
7 भी याद हो गए ना, बहुत है, टेंशन नहीं लेनी। आओ, देन कम्स व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड करंट प्रेडिसेसर ऑडिटर। करंट प्रेडिसेसर ऑडिटर इज ट्रेंड आर एग्जिबिटेड एज एग्जिबिटेड बाय फॉलोइंग। क्या? आओ, कि भाई देखो, प्रीवियस ऑडिटर, जो करंट प्रेडिसेसर ऑडिटर है, जो मतलब अभी लेटेस्ट जो लास्ट ऑडिटर था, उसमें जो रिलेशनशिप कैसे एग्जीक्यूट होगा? पहला, फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स ऑन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग मैटर्स, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुए। दूसरा, कि भाई अनरीजनेबल डिमांड है ऑडिटर सच एज अनरियलिस्टिक टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। तीसरा, इनएप्रोप्रिएट लिमिट एक्सेस टू पीपल। चौथा, domineering management behavior in dealing with auditor, especially involving attempts to influence the scope of auditor's work or selection of contents of personnel assigned। देखो सीधी सी बात बताऊँ तुमको मैं, यार ऑडिटर के साथ उसका रिश्ता कैसा है? पहला, ऑडिटर करने के आया था तुम्हारा, ऑडिटिंग रिपोर्टिंग चेक करने आया था, तो उसके अंदर ज़्यादा डिस्प्यूट तो नहीं हुए। दूसरा, क्लाइंट अब क्या कर सकता है? देखो ऑडिटर को क्या मतलब, कोई चाचा का लड़का तो है नहीं भाई कि हाँ भाई मुंह फुला के बैठेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है उसको। अपना चेक काम करना है, काम करेगा, पैसे लेगा, जाएगा, दैट्स इट, खत्म। ओके, अब होता क्या है? दूसरी चीज़, भाई क्लाइंट ने बोला टाइम कम दूंगा, अनरीजनेबल डिमांड है, अभी दे रिपोर्ट मेरे को, 2 हफ्ते में रिपोर्ट चाहिए। तीसरी चीज़, बंदों पर लिमिट एक्सेस लगा दिया कि भाई इस लेवल तक तो जा सकते, नहीं जाएगा तू, बात ख़त्म, इसके आगे इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे हम तेरे को, इसी में चला काम। चौथा सॉरी, कि भाई जो मैनेजमेंट का है वो डोमिनेटिंग बिहेवियर है, डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो ऑडिटर से डील कर रहे हैं, राइट। तो चाहे वो स्कोप इन्फ्लुएंस, जो बेसिकली उनका इन्फ्लुएंस होता है कि जब वो स्कोप डिसाइड कर रहे हैं, या सिलेक्शन कर रहे हैं, या कंटेनेंस कर रहे हैं, किसका जो पर्सनल असाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, ऑडिटर को जो है किसी की नहीं सुननी, ऑडिटर अपना काम करे। अगर मैनेजमेंट का डोमिनेटिंग बिहेवियर है तो वो दिक्कत का पार्ट है, और वो मतलब इट डजेंट शो द गुड रिलेशनशिप। ओके गाइस, नाउ इसके साथ मेरा फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला पार्ट होता है खत्म। देन कम्स व्हाट, द MOA, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। अब इसके अंदर इंसेंटिव प्रेशर क्या होंगे मेरे? इसके अंदर इंसेंटिव प्रेशर क्या होंगे कि जो पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में क्रिएट प्रेशर ऑन मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़। भाई पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, भाई मेरी कुछ दिक्कतें हैं, मेरा काम धंधा है, सब कुछ है, राइट। तो मेरी सैलरी पूरी नहीं हो रही, तो पर्सनल फाइनेंशियल, मेरा कर्जा ले रखा है, वो उतारना है, तो वो एक प्रेशर आता है। दूसरा, एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, अब देख मैं क्या करता हूँ, अब तू देख क्या करेगा वो। भाई अब कैसे कैसे आ सकता है वो चीज़, कि एडवर्स रिलेशनशिप कैसे कैसे आएगा, कि भाई एंटिसिपेटेड फ्यूचर ले ऑफ है, कि मुझे उसको एहसास हुआ कि भाई वो मेरे को 2 महीने में निकाल देगा, ठीक है। दूसरा, रिसेंटर एंटिसिपेटेड चेंजेस टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन और बेनिफिट प्लान्स, ठीक है। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन में रिसेंट चेंजेस आए, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो सकती है। देन प्रमोशंस, कॉम्पनसेशन, अदर रिवॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट विद एक्सपेक्टेशन। एम्प्लॉय ने एक्सपेक्ट किया भाई मेरे को 15% मिलेगा, दिया 5%, अब वो क्या करेगा, अब तू देख अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है गाइस, दिस इज द थिंग। देन कम्स द एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। एटीट्यूड रैशनलाइजेशन क्या होगा इसमें? यहाँ पे इसका ईजी है, इसमें इतना बड़ी बड़ी काम करना नहीं है। MOA इज़ वेरी सिंपल सॉर्टेड। क्या? डिसरिगार्ड फॉर नीड ऑफ मॉनिटरिंग और रिड्यूसिंग रिस्क रिलेटिंग टू मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। डिसरिगार्ड, कि भाई एटीट्यूड ऐसा है कि भाई मतलब भाग नहीं करते मॉनिटर, हम डिसरिगार्ड कर रखा है। दूसरा, डिसरिगार्ड फॉर इंटरनल कंट्रोल ओवर MOA। बिहेवियर इंडिकेटिंग डिस्प्लेस और डिससेटिस्फैक्शन विद एंटिटी और इट्स ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। बिहेवियर ऐसा है जो इंडिकेट कर रहा है डिस्प्लेजर है, डिससेटिस्फैक्शन है विद एंटिटी। चौथा, चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ लाइफस्टाइल दैट में इंडिकेट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। फॉर एग्जांपल, कोई एम्प्लॉय भाई एकदम से चेंज हो गया, मतलब एकदम हाई एंड जिंदगी जी रहा है, तो एक मीम है ना, 50 रुपये में इतनी ऐश जी जा सकती है, राइट। तो कहता नहीं आज के ज़माने में तो नहीं जी सकते, तो जी कैसे रहा पता लगाओ। देन टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट। एक टॉलरेंस डिफाइन करके, ठीक है 5-10% ऊपर नीचे और चल जाएगा, तो 5% ऊपर नीचे चल जाएगा, तो फिर वो एक वो मिल गई टॉलरेंस, मिल गई रैशनलाइजेशन, मिल गया क्या, ठीक है 5% तो एक्सेप्टेबल है, करो। नाउ कम्स व्हाट, अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं भाई? देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड है, भाई मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैश पड़ा रहता है, तो
अगर मेरे पास आज 100 करोड़ रुपए, मतलब 100 करोड़ तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, मान लो 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं कैश में, ठीक है, कंपनी को मुझे पता होना फिर 2-2.5 करोड़ की जरूरत होती है, तो 2-2.5 करोड़ में कैश पड़ा है, तो अगर मेरे को आज अर्जेंट नीड है, मैं यूज़ कर ले गया, 1 महीने बाद वापस रख दिए, तो मेरे लिए तो इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया ना, समझ रहे हो। कंपनी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाती है, तो ऐसी सी अपॉर्चुनिटी होती है भाई, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड है, लेके पैसे भाग गया, क्या कर लोगे। देन कम इन्वेंट्री आइटम्स दैट आर स्मॉल इन साइज पर हाई वैल्यू की हैं, हाई डिमांड में है, तो जाती हैं, ले जाते हैं लोग। देन इजीली कन्वर्टेबल एसेट्स सच एज बियर बॉन्ड्स, डायमंड्स और कंप्यूटर चिप्स, तो बेसिकली कन्वर्टेबल एसेट इजीली मनी में कन्वर्ट होता है फटाफट, लिक्विड एसेट्स है। देन फिक्स्ड एसेट विच आर स्मॉल, फिक्स्ड एसेट विच आर फिक्स्ड एसेट विच आर स्मॉल इन साइज, मार्केटेबल और लैकिंग ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन ओनरशिप, मतलब क्या है भाई उसकी ओनर कौन है किसी को नहीं पता लग सकता, तो करते हैं लोग ऐसी चीज़ें। आओ अब होता क्या है, अब अगर मेरे इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स हैं, अगर मैं बोलता हूँ भाई इंटरनल कंट्रोल्स तेरे कम लगे हुए हैं तभी तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उससे मेरा मतलब क्या है कि भाई इनएडिक्वेट क्या है, SOD सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं है वहाँ पे, एक ही बंदे पे सारे कंट्रोल है। दूसरा ओवरसाइट है किसका, सीनियर मैनेजमेंट का, कि सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर्स का ओवरसाइट है। तीसरा मैनेजमेंट ओवरसाइट ऑफ एम्प्लॉयज़ रीजनेबल फॉर एसेट्स। चौथा रिकॉर्ड कीपिंग विद रिस्पेक्ट टू एसेट, इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग, इनएडिक्वेट फिजिकल सेफगार्ड्स ओवर कैश, इनएडिक्वेट मैनेजमेंट, मतलब इनएडिक्वेट मैनेजमेंट ओवरसाइट इज मैनेजमेंट ओवरसाइट, और ये ओवरसाइट से मत लगा देना, इनएडिक्वेट दिस इज ओवरसाइट, ओके। देन कन्वर्ट लैक ऑफ, अब लैक ऑफ क्या होगा, लैक ऑफ कंप्लीट एंड टाइमली रिकंसिलिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, कि भाई तो कंप्लीटली और टाइमली रिकंसिलिएशन ऑफ एसेट नहीं कर रहा। दूसरा टाइमली और एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तीसरा मैंडेटरी वैकेशन ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग की कंट्रोल फंक्शंस। अब जब मैंडेटरी वैकेशन देते थे, तो मैंडेटरी वैकेशन का पर्पस क्या होता था तुमको, अगर तुम्हें मैंडेटरी वैकेशन दे दी ना, तो वहाँ पे वो काम तो चलेगा, वो काम कौन करेगा, काम कोई और करेगा, तो वो बताएगा कि सर मेरे को गैप मिल रहा है, कोई डिफरेंस समझ आ रहा है, मैंडेटरी वैकेशन दो, उसको वहाँ से हटाओ कि भाई तू जा, 1 हफ्ता छुट्टी लगा के आ, तब तक कोई और बंदा बैठेगा तो चेक करेगा अपने आप, राइट, तो एक इंटरनली ही चेक लग जाता है ये, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे मेरा जो है रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम MOA भी ख़त्म होता है। अब बचे सिर्फ 2 चीज़ें। आओ पहला आता है कि भाई अगर मेरे को असेस्ड ट्रोमा मिला ड्यू टू फ्रॉड, तो मेरे लिए क्या रिस्पॉन्सेज आने चाहिए। आओ इन डिटरमाइनिंग ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू एड्रेस द असेस्ड रोमम ड्यू टू फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर शैल क्या करेगा, असाइन करेगा और सुपरवाइज करेगा पर्सोनल को, टेकिंग अकाउंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी गिवन सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रोमम ड्यू टू फ्रॉड फॉर एंगेजमेंट, ठीक है। ऑडिटर करेगा बेसिकली ऐसे से असाइन करेगा बंदों को और सुपरवाइज भी करेगा कि जिन पर सिग्निफिकेंट नॉलेज है। देन इवेल्युएट वेदर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बाय एंटिटी though led to subjective measurements and complementation may be indicated of fraudulent financial reporting resulting from management's effort to manage earnings। चेक करेगा भाई कि अकाउंटिंग पॉलिसीज ने जो डिटरमाइन करी है वो रैशनल है या नहीं है, कहीं इसलिए तो नहीं कि मैनेजमेंट पैसे कमा सके इसलिए उन्होंने ऐसे लगाई। इवेल्युएट सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, देन इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन सिलेक्शन ऑफ नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। इनकॉर्पोरेट करेगा भाई एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट भी है कि जिसकी वजह से जो सिलेक्शन है जो NTE का, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स का, वो चेंज भी हो सकता है, राइट, कि एक अनप्रिडिक्टेड हो सकता है ना। तुम्हें पता है फ्रॉड है यहाँ पे मेरा मैंने फ्रॉड असेसमेंट करा, मेरे को पता लग गया भाई यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड मिला, पता लगा भाई, तो मेरे को नेचर, टाइम, एक्सटेंट भी चेंज करना पड़ेगा ना हिसाब से अपना, ओके। Then convert audit procedure responsive to risk related to management override of control, मतलब audit procedure responsive to risk related to management override of control। अब ऑडिटर क्या प्रोसीजर करेगा कि भाई जहाँ पे मैनेजमेंट की कंट्रोल ओवरराइडिंग का चीज़ दिखती है, irrespective of auditor's risk of management override of control, the auditor shall design perform audit procedure to टेस्ट करेगा क्या कि appropriateness of journal entries recorded in GL and other adjustment made in preparation of financial statement, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव है
कि भाई ऑडिटर का जो है ऑडिटर्स रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कि हो सकता है मैनेजमेंट ओवरराइड कर रही हो, लेकिन मैं तब भी जो अपना चेक करूँगा भाई जनरल एंट्रीज जो है जो पोस्ट करी हैं उनको अप्रोप्रिएट है या नहीं है, और जो एडजस्टमेंट लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी अप्रोप्रिएट है या नहीं है। दूसरा, मैं चेक करूँगा काउंटिंग एंट्री फॉर बायसेस एंड इवेल्युएट बाय द सर्कमस्टेंसेस प्रोड्यूसिंग द बायस इफ एनी रिप्रेजेंट अ रोमन ड्यू टू फ्रॉड, कि बायसनेस होने के चांसेस जहाँ दिख रहे हैं मेरे को, तो मैं वहाँ पे भी चेक करूँगा, अपना ट्रांजेक्शन चेक करूँगा, उनका रैशनलाइजेशन चेक करूँगा। देन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट आर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर एंटिटी और दैट अदरवाइज अपीयर्स टू बी अनयूजुअल गिवन बाय ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी whether business rationale lack thereof and transactions suggest they may have entered to engage in FFR और MOA। तो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होंगी जो बेसिकली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बाहर है, तो उसमें चेक करना पड़ेगा कि भाई जो है बिजनेस रैशनल उनका है या नहीं है, या बिजनेस में कमी है तो फिर देखना भाई वो FFR या MOA किस चीज़ के लिए करी गई है। देन कन्वर्ट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस। हाँ, ऑडिटर क्या करेगा भाई, ऑब्टेन करेगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड वेयर एप्लीकेबल दो चार विद गवर्नेंस दैट की कि भाई वो एक्नॉलेज करते हैं, मैनेजमेंट एक्नॉलेज करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिज़ाइन इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ IC, होगी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं IC लगवाना, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन उन्होंने ऑडिटर को सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया, क्या, रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी मटेरियल मिसस्टेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड, उन्होंने सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया भाई, ये ले पकड़ा, ऑडिटर बोला ऑडिटर साहब हमें ये मिला था आप देख लो। देन उन्होंने ऑडिटर को डिस्क्लोज किया कि विद देयर नॉलेज ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, उन्होंने जो ऑडिटर को बताया कि हमें ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है, बाकी तुम देख लेना भाई ऑडिटर साहब। फिर उन्होंने ऑडिटर को सब कुछ बता दिया कि देयर नॉलेज ऑफ एनी एलिगेशंस और ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, ठीक है। उन्होंने क्या करा, देखो IC की डिज़ाइन इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो रिटर्मिनेशन लेगा। दूसरा, मैनेजमेंट के ने असेसमेंट किया था उसका, तो भाई उसका भी वो लेगा, ऑडिटर को उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, ऐसा वो रिटर्मिनेशन लेगा। देन कोई उनका ऐसा फ्रॉड सस्पेक्ट हुआ, ठीक है, अगर उनको कोई फ्रॉड पता लगा नोइंगली है तो वो बता देंगे ऑडिटर को, तो उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, ऐसा रिटर्मिनेशन में लिख लेंगे। देन लास्ट कि जो ऑडिटर की बेसिकली कोई ऐसी नॉलेज, कोई ऐसा एलिगेशन ऑफ फ्रॉड है या जो भी बेसिकली जो इफेक्ट कर रहा है एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल कम्युनिकेटेड बाय एम्प्लॉयज़, फॉर्मर एम्प्लॉय, एनालिस्ट रेगुलेटर्स और अदर्स, ठीक है, तो उस वो भी उन्होंने ऑडिटर को बता दिया है। देन कम्स वर्ड डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, देखो, the auditor's documentation of understanding of entity and its environment and the assessment of wrong required shall include क्या, कि भाई significant decision read during discussion, क्या क्या तूने decision लिए डिस्कशन के वक्त among engagement team regarding the susceptibility of entities financial statement to material misstatement due to fraud, ठीक है। तो भाई डॉक्यूमेंट करेगा कि भाई तूने क्या क्या जो है डिसीजन लिए। दूसरा, आइडेंटिफाई और असेस रोमम ड्यू टू फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एट असर्शन लेवल, ये तुझे डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा। देन द ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू असेस रोमम, अगर मैं रिस्पॉन्स की बात करूँ कि रोमम के रिस्पॉन्स में क्या करा उसने ओवरऑल रिस्पॉन्स टू असेस रोमम ड्यू टू फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, नीड टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड लिंकेज ऑफ प्रोसीजर विद असेस रोमम ड्यू टू फ्रॉड एट असर्शन लेवल। ओके, तो उसमें बेसिकली देखेगा कि भाई वो ओवरऑल रिस्पॉन्स देगा अपने डॉक्यूमेंट करके रखेगा कि भाई जो मैंने रोमम असेस करा था एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और मैंने क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाए और लिंकेज क्या उन प्रोसीजर्स का विद असेस्ड रोमम एट असर्शन लेवल एज वेल। देन रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग दोज डिजाइन टू एड्रेस द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। तो आई नो गाइस थोड़ी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, और अब यहाँ तक आ गए तो यार लाइक कमेंट शेयर कर दो यार, राइट। और बाकी ये चैप्टर यहाँ पे मेरा ख़त्म होता है, दिस ऐसे क्लोज है, थोड़ा बड़ा ऐसे है तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। ओके, विल ट्राई कि मैं अब नेक्स्ट ऐसे फटाफट थोड़ा सा और समरी में फटाफट कंप्लीट करेंगे, राइट। बाय गाइस।